हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस टॉपिक का सेल वॉल पॉइंट डिस्कस किया था और यूकैरियोटिक सेल में हम सेल वॉल तक पहुंचे थे। हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को क्लासिफाइड किया है सेल के दो टाइप के कॉन्टेक्स्ट में, और प्रोकैरियोटिक सेल का हमने प्रोफाइल भी देखा है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे आप आपके डाउट्स शेयर करिए। आज का जो टॉपिक है वो यूकैरियोटिक सेल से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बच्चे इसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ने की वजह से कॉम्प्लेक्सेशन में चले जाते हैं एग्जाम के आखिर में। तो हमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम समझना है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम बोलते किसको है? हम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स देखने जा रहे हैं, जिसमें सेल होता है और सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट होते हैं, सेकंड कंपार्टमेंट, सेल को अगर फर्स्ट कंपार्टमेंट समझा जाए तो सेल के अंदर और दूसरे सब पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब ये है कि हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी भी अपनी एक पर्टिकुलर वॉल होती है, उनकी भी अपनी सेपरेट मेम्ब्रेन होती है, इसलिए उसको मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स में एक सिस्टम है, वन ऑफ द सिस्टम, जिसे हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले कंपोनेंट्स यहाँ पर मैंने इनलिस्ट किया हूँ, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपैरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है और साथ में वैक्यूल्स भी होते हैं। ये जो चारों सिस्टम है, ये चारों सिस्टम ही को हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों लिया? तो सवाल यहाँ पर यह है कि इन सिस्टम को, इन चारों सिस्टम को, इन चारों ऑर्गेनेल्स को मैंने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों लिया? इन चारों ऑर्गेनेल्स को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लेने का एकमेव कारण और एक वजह ये है कि ये सब एक साथ कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे भी सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल में होते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट जो कैटेगरी में आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, सेंट्रियोल वगैरह है। ये सब पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स भी हमारे सेल में होते हैं, लेकिन इन चारों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लेने का उद्देश्य ये है कि ये सब साथ में साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। ये सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, इसलिए हमने इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लिया। कौन कौन आएगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये चार अलग अलग सिस्टम और पार्ट सेल ऑर्गेनेल्स के यहाँ पर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आएंगे। इनके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लेने का रीजन मैंने अभी बताया हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये एक साथ एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करते हैं, इसीलिए हमने इनको साथ में लिया हूं। वन बाय वन हर पार्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे और साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पर उनका पिक्टोरियल फॉर्म और डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करना था। ठीक है, तो ये सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क के लिए साथ काम करेंगे। एक पर्टिकुलर वर्क के लिए मान लो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, या फैट के सिंथेसिस का, फैट के मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, तो ये साथ में मिलकर के काम करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर सेल बनाया हूं और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस बनाया हूं। बच्चों, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो पार्ट है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये क्रोमैटिन का पार्ट है। ये पार्ट क्या है? क्रोमैटिन का पार्ट है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है। उसके बारे में अभी हमको कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। हमको डिस्कस करना है ये रेड कलर से जो बनाया पार्ट है, ये है न्यूक्लियोलस। रेड कलर से मैंने जो पॉइंट आउट किया हूं पार्ट को, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोलस का फंक्शन है कि ये यहाँ पर राइबोसोम्स बनाते हैं। न्यूक्लियोलस ये राइबोसोम्स बनाते हैं, और राइबोसोम्स ये क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाले कंपोनेंट्स है। राइबोसोम्स ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करने वाले कंपोनेंट्स है, जिसको और भी डिटेल में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये राइबोसोम्स यहाँ पर न्यूक्लियोलस में बनेंगे और बाहर आएंगे। ये पर्टिकुलर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास ये जो पोरस स्ट्रक्चर है,
ये पोरस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये पोरस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियर पोर कह सकते हैं। यहां से ये कंपोनेंट्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स यहां से बाहर आएंगे जिसे मैं राइबोसोम्स कह रहा हूं, और ये राइबोसोम्स यहां पर आकर के अटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये राइबोसोम्स का काम था। अब यहां पर मुझे राइबोसोम्स के बारे में भी डिटेल में डिस्कस नहीं करना है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पहला पॉइंट है ये। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने यहां पर दो कैटेगरी करना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ठीक है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर दो अलग अलग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैटेगरी किया हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज द नेम इंडिकेट, ये रफ होगा स्ट्रक्चर में, इसलिए इसे रफ कहते हैं। यहां पर देखिए मैंने ये डायग्राम में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया हूं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने रेड कलर से बहुत सारे डॉटेड लाइंस बनाया हूं। ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर है, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, एक्चुअली ये राइबोसोम्स है। हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेसेस पे बहुत सारे राइबोसोम्स आकर के अटैच हो जाते हैं, और इन राइबोसोम्स के अटैच होने की वजह से ये पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस रफ हो जाता है। इसलिए हम इसका नाम हमने दिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाई इट इज अ रफ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पर मैंने बनाया हूं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, इसलिए उसका स्ट्रक्चर स्मूथ होता है। अब देखो, ये दोनों का काम अलग अलग है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये खास तौर पे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में आपने देखा होगा एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से। ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलोकेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस राइबोसोमल आरएनए के हेल्प से होता है। मतलब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरा प्रोसेस होता है। एमआरएनए यहाँ पर हमारे डीएनए से बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, जिसमें ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ये ट्रिपलेट कोड यहाँ पर रीड करते हैं टीआरएनए, और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस बच्चों ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से क्या मतलब है? ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस से मतलब है प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसलिए यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस का तो कोई सवाल ही नहीं है। अलबत्ता यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो होगा फैट का मेटाबॉलिज्म। इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम there is the metabolism of fats and oils, और डिफरेंट टाइप के फैट्स का यहाँ पर मेटाबॉलिज्म हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फंक्शन हमने देखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। अब यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो फैट्स बना है, ये फैट्स यहाँ पर बाहर आएगा। यहाँ पर ये फैट्स बाहर आएगा, और यहां से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बाहर आएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बाहर आएगा। अब ये फैट और प्रोटीन उतना ज्यादा मैच्योर्ड नहीं होगा, ये जस्ट इनिशियल स्टेज होंगी, इनका मैच्योरेशन भी जरूरी होगा। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी और गोल्गी अपैरेटस। यहां पर ये जो फैट बना है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और यहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये जो प्रोटीन बना है, इनका मैचुरेशन होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? मैचुरेशन है। तो यहां पर दो साइट है, ये सिस साइड है और ये ट्रांस साइड है। सिस साइड को हम फॉर्मिंग फेज भी कह सकते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। फॉर्मिंग फेज से ये प्रोटीन अंदर जाएगा, फॉर्मिंग फेज से ये प्रोटीन अंदर जाएगा। इंडोप्लाज्मिक ये जो हमारा
गोल्गी कॉम्प्लेक्स है ये ट्यूबुलर होता है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है, उसमें कैविटीज बने होते हैं, वहां पर जाकर के वो प्रोटीन रुकेगा और ये फैट वहां पर रुकेगा और उसकी पैकेजिंग होगी, फैट्स की और प्रोटीन्स की यहाँ पर पैकेजिंग होगी और वहां पर प्रोसेस होके उनका मैचुरेशन होगा और ट्रांसफेज से ये फैट्स और प्रोटीन बाहर निकलेंगे। मैच्योर्ड होके कंप्लीटली ये प्रोटीन और फैट्स बाहर निकलेंगे और ये पर्टिकुलर प्रोटीन और फैट्स इनका जहां भी यूज होना है हमारे बॉडी में वहां पर उनका यूज होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो कि बहुत ज्यादा ट्यूबुलर है, जिसमें सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर है, कैविटीज होती है उसमें, वहां पर मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन का और फैट्स का, और ये एनाबोलाइज्ड प्रोटीन और फैट्स यहाँ पर स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आते हैं जो कि इमैच्योर्ड होते हैं। इनका मैच्योरेशन होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में फॉर्मिंग फेज से अंदर जाते हैं और मैच्योरिंग फेज से बाहर आते हैं। मैच्योरिंग फेज से जब ये बाहर आते हैं तो कंप्लीटली मैच्योर्ड होते हैं और इनका जहां भी यूज होना होता है बॉडी में फिर वहां पर उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ये हो गया हमारे 2 पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब ये 2 पॉइंट क्यों लिए सर हमने? फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये 4 कंपोनेंट्स आते हैं, 2 के काम तो आपने इंटरडिपेंडेंट रिलेट कर दिया, लेकिन बचे हुए 2 पॉइंट इससे कैसे रिलेट करोगे? तो उसका भी आंसर मेरे पास है। ये जो लाइसोसोम्स है, यहाँ पर मैंने जो राउंडेड बॉडी बनाया रेड कलर से, कुछ मैंने वहां पर डॉट डॉट दिया है, तो ये एक्चुअली एंजाइमेटिक कंटेंट है। लाइसोसोम्स में क्या होते हैं? बहुत सारे एंजाइमेटिक कंटेंट होते हैं जिसे मैं शॉर्ट में एंजाइम्स कह सकता हूं। ये एंजाइम्स मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, रिएक्शन को मॉड्यूलेट करने के लिए ये जो लाइसोजाइमिक एंजाइम्स है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये एक काम हो गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये लाइसोजाइमिक एंजाइम्स हेल्प करेंगे जहां पर भी उनको जरूरत होगी स्पेसिफिक एंजाइम्स की, प्रोटीन सिंथेसिस में, फैट के मेटाबॉलिज्म में। चूंकि हमने देखा है मेटाबॉलिज्म में कंटिन्यूअसली रिएक्शंस होते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। तो बच्चों, नए बॉन्ड्स बनने के लिए और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के लिए हमें कैटलिस्ट की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो ये कैटलिस्ट कहां से मिलेंगे? ये कैटलिस्ट मिलेंगे हमारे लाइसोजाइम्स से। लाइसोजाइम्स सीक्रेट करेंगे बहुत सारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स और वो रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में यूज भी होंगे। ये हो गया रिलेशन हमारा लाइसोजाइम्स से। अब लास्ट पॉइंट है वैक्यूल्स। ये वैक्यूल्स का काम क्या है? तो वैक्यूल्स के मल्टीपर्पस है, बहुत सारे काम है इसके। यहां पर वैक्यूल्स का काम है ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना, सॉल्ट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करना, डिफरेंट एंजाइम्स को स्टोर करके रखना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रॉपर ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। मतलब ये जो पर्टिकुलर वैक्यूल होता है हमारे सेल के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मतलब यही हुआ कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है और फैट मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसमें प्रॉपरली वन ऑफ द सपोर्टिंग फैक्टर जो हमें नजर आता है वो है वैक्यूल्स का। एनसीईआरटी ने वैक्यूल्स के बहुत सारे फंक्शंस दिए, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी वहां पर एग्जाम्पल दिया है, उसके साथ साथ फूड वैक्यूल्स का एग्जाम्पल दिया है। तो मल्टीपर्पस होते हैं वैक्यूल्स के। प्लांट्स में वैक्यूल बहुत ज्यादा लार्ज होता है, कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने के लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाटर सॉल्ट के बैलेंस का। वो वैक्यूल के मेम्ब्रेन को, ये जो वैक्यूल की कवरिंग होती है, इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं और जो वैक्यूल के अंदर लिक्विड होता है बच्चों उसे हम वैक्यूल सैप कहते हैं। वैक्यूल सैप, इसमें बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्यूट्स होते हैं जो कि हमारे सेल के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो यहां पर मैंने चारों भी पॉइंट्स रिलेट किया हूं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने वाले कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस किए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमने डिस्कस किए, लाइसोजाइम्स डिस्कस किए और उसके साथ साथ वैक्यूल्स के बारे में भी हमने डिस्क्रिप्शंस देखे। यहाँ पर चारों को एक साथ लेने का, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लेने का उद्देश्य ये है कि ये इंटरडिपेंडेंट है, चेन रिएक्शंस है, एक पर्पस के लिए सब मिलके काम भी करते हैं। और भी दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने नहीं लिया।
Endomembrane system, as the name indicate, the system inside the membrane. Which membrane? Plasmolemma. That is the plasma membrane. होप आप लोगों को आज का डिस्कशन समझ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझती है तो बच्चों क्वेश्चंस करना चाहिए, मैं उसका प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्स का प्रिपरेशन करिए और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करिए। अभी से आपको फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज जब लास्ट में पॉइंट देखते हैं तो उतने अच्छे से नहीं समझ पाते बच्चे। ठीक है, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू।